तो डॉक्टर रेड्डी, आपका इस कोविड कॉन्वर्सेशंस में बहुत बहुत स्वागत। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया है कई घरों तक पहुँचने का। डॉक्टर रेड्डी, हम जानते हैं कि आपके पास इस समय सिर्फ एक ही चीज की कमी है और वो है समय, क्योंकि आप बहुत सारी और चीजों से जुड़े हुए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इस समय बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। मेरा आपसे पहला सवाल सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर ही है कि इस तरीके की महामारी जो कि हम देख रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल समस्या है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और बहुत देश जिनको हम मानते थे कि ये बहुत समर्थ हैं, बहुत मजबूत हैं, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत हैं, वो भी इसके आगे कहीं ना कहीं हार गए हैं। तो आप क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शुरू से आपने बहुत फोकस किया है, तो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य को किस तरीके से चोट लगी है कोविड से और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम आगे इन तरीके की आपदाओं का अच्छे से सामना कर सकें? भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू से कुछ कमजोर रही है। कुछ राज्यों के अलावा, खास करके केरल, तमिलनाडु इत्यादि जो दक्षिण राज्य हैं, इनके अलावा कई और जगह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी कमजोर रही है कई सालों से। और उस परिस्थिति में जब कोविड का आक्रमण हुआ है तो फिर उसका काफी बुरा असर हुआ। कोविड से भी, और क्योंकि दूसरे बीमारियों के ऊपर भी हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं इस समय, वो ये दोनों कारणों की वजह से हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और काफी आपदा की परिस्थिति में वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में काफी उसको सुधारने की प्रयास किया गया है, फिर भी क्योंकि पुरानी कमजोरियां एकदम से निकाल नहीं सकते, तो ऐसे राज्यों में जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर रही है, वहां पे कुछ हालात उतने अच्छे नहीं है जितना उन राज्यों में है जहां पे शुरू से ही स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। डॉक्टर रेड्डी, जब हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम इसका मापदंड बनाते हैं कि क्या मतलब अच्छा है और क्या उतना अच्छा नहीं है, या मजबूत है और क्या मजबूत नहीं है? तो वो कौन से मापदंड होंगे जिनके ऊपर हम अपनी सार्वजनिक व्यवस्था को मापेंगे? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन काल में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और किस प्रकार की जरूरतें होती हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो उसके अंदाजे से हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार काम कर रहा है। अगर खास करके माता और शिशु संबंधित सेवाएं लें तो हमें पता चलता है कि माताओं का कितना मृत्यु होती है वो जब बच्चों के पैदाइश के लिए जाते हैं हॉस्पिटल को या नहीं जाते हैं, तो इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों के बारे में कहते हैं कि नवजात शिशु, नियोनेटल मोर्टेलिटी मतलब शुरू के महीने में ही उनका मृत्यु होता है या जीवित रहता है, या पहले साल में कितने शिशु का मौत होता है, ये सारे आंकड़े मिलते हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक से काम कर रही है तो ये माताओं का जो मृत्यु होती है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, और नवजात शिशु का और एक साल के अंदर जो शिशु का मृत्यु का संख्या होती है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत कम होनी चाहिए जैसा कि केरल में अभी पाया जाता है। तो अगर ये हम दूसरे देशों के मुकाबले में देखें तो हमारा ये रेट, ये संख्या काफी ज्यादा रहा है, मगर पिछले कुछ 10-15 साल में इसमें काफी सुधार हुआ है और ये लगता है कि हम जल्द से जल्दी इन पे भी काबू पाएंगे। मगर इसमें भी अलग राज्यों में काफी फर्क है। कुछ ऐसे राज्य हैं, खास करके हमारे 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे 70% ये माताओं का मृत्यु होती है ये गर्भावस्था के समय। तो मतलब इतना बड़ा देश में केवल 8 राज्यों में अगर 70% मृत्यु होती है तो ये चिंताजनक बात है कि वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। तो पूरा देश के आंकड़े भी देखना जरूरी है, मगर खास करके हर राज्य के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि वहां पे क्या क्या हो रहा है।
इसी प्रकार हम दूसरे भी हम देख सकते हैं आंकड़े, जैसा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कहते हैं, पैदाइश के टाइम में और उसके बाद में आयु प्रमाण क्या होता है। तो अगर कुछ राज्यों में आयु प्रमाण काफी ज्यादा है, जैसा केरल में है, तो मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी तरह काम कर रही है। और जिन राज्यों में आयु प्रमाण कम होता है, उसका मतलब है कि वहां पे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। केवल अस्पतालों की बात नहीं है। जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था कहते हैं तो उसमें और भी चीजें आती हैं, जैसा कि पानी साफ है या नहीं, हवा साफ है या नहीं, खाना पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं सभी लोगों को, और बाकी चीजें भी आती हैं, जैसा कि कितना वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी असर होता है हमारे बर्ताव पे और उसका असर होता है हमारे स्वास्थ्य पे। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ राज्यों में काफी अच्छे हैं तो इस विषय में कि उसका स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव है। मगर ऐसे भी राज्य हैं जहां पे ये बाकी चीजें भी जो स्वास्थ्य के ऊपर असर करते हैं, हालांकि वो स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, वो भी कमजोर है, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी जो खास करके स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं पहुंचाते हैं वो भी कमजोर है। तो ये दोनों कमजोरियों की वजह से कुछ राज्यों में काफी इस प्रकार का मुश्किलात पैदा होते हैं कि लोगों को ठीक तरीके से अपने स्वास्थ्य का रक्षा करने का उनको वो शक्ति नहीं होती। डॉक्टर रेड्डी, आपने तो 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। एक तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की बात आपने करी है, जो कि हमारे जो एसडीजीज हैं उसमें हमारी अपेक्षा तो काफी कम की है, लेकिन अभी भी हम लोग वहां पहुंचने में अभी मंजिल दूर है। लेकिन हमारा आपसे सवाल ये है कि कोविड के चलते कुछ जो चीजें हैं जो कि हम लोग प्रायोरिटी पे रख रहे थे, प्राथमिकता दे रहे थे, जैसे कि प्रेग्नेंट विमेन का इम्यूनाइजेशन, बच्चों का टाइमली इम्यूनाइजेशन, और जो हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर रहे थे, काफी जोर दिया जा रहा था, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें काफी जो यंग एज ग्रुप है, माने कि 25 से लेकर के 45 तक उम्र के लोग हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी की जब भी लोग बात करते हैं तो उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की ऑटोमेटिकली बात होती थी, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इन मुद्दों पर। लेकिन कोविड ने कुछ हम लोग के पूरे जीवन को इस तरीके से चपेट में ले लिया है कि ये जो हमारे देश के प्राथमिक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जिनको हम कहेंगे, न्यूट्रिशन है, जैसे कि पोषण अभियान था, इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन के लिए था, मातृ शिशु रक्षा की बात थी, नियोनेटल केयर था, ये सारे मुद्दे काफी पीछे चले गए हैं। तो ऐसे हाल में आपका सुझाव पर्टिकुलरली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए, ग्रामीण इलाकों में, वार्ड्स में क्या रहेगा? इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सारा दृष्टि और सारा हमारे जो साधन है वो कोविड के नियंत्रण में ही जुटे हुए हैं। मगर हमें ये बिल्कुल देखना है कि बाकी चीजों का हमें इस प्रकार का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर स्वास्थ्य का जो तकलीफ होता है या जिसके लिए सेवाएं हमें पहुंचाने की बिल्कुल आवश्यकता होती है, तो अगर उनको हम नजरअंदाज करें तो फिर काफी मुश्किलात होते हैं लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, माताओं के लिए और शिशुओं के लिए जो सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, टीकाकरण, अगर टीकाकरण भी नहीं हुआ ठीक से तो उससे काफी बुरा असर पड़ेगा आगे चल के। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात की आपने, जैसा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो काफी संख्या में हमारे यहाँ अब हमारे देश में कुछ कम उम्र में भी नजर आ रहे हैं, और उसका ठीक से पहचान करना और ठीक से इलाज करना भी आवश्यक है, जितना कि उनका नियंत्रण करना और उनको रोकने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो भी करना चाहिए। अगर ये सेवाएं उपलब्ध ना हो तो कई सारे तकलीफें हो सकती है कोविड में भी, क्योंकि ये पाया गया है कि काफी बुजुर्गों के अलावा, काफी बड़े उम्र लोगों के अलावा, जिनमें भी किसी भी व्यक्ति में अगर डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या फेफड़े की बीमारी हो या मोटापा हो, तो उनको
कोविड का ज्यादा खतरा है, मतलब कोविड का असर ज्यादा पड़ता है उन पे। तो अगर हम ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह हम नहीं ठीक से पहचान पाए, उनको ठीक से इलाज न कर पाए, तो फिर कोविड का असर जो कुछ हल्का हो सकता था वो काफी बुरा असर पड़ेगा हम पे। तो इसीलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है केवल एक ही चीज के ऊपर अपना दृष्टि केंद्रित ना करें, सारी जरूरतों को वो पूरा करने की कोशिश करें जिस हद तक हो सके इस परिस्थिति में भी। जी डॉक्टर साहब, अभी हम लोग कोविड की बात कर रहे थे कि कोविड पर जो हम लोग कहते हैं कि जिन लोगों के पास पुरानी लंबे समय तक चलने की बीमारियां हैं उनके ऊपर इसका असर काफी जबरदस्त हो रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन हमारा इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है कि डॉक्टर साहब, हम लोग जब अपने केसेस की बात करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत में जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं वो 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम लोग जब ये आंकड़ों की बात करते हैं तो हम लोग कभी भी ये नहीं बात करते हैं कि इतने लोग इससे निकल चुके हैं। तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो हमें कैसे करना चाहिए, संक्रमित प्राणियों की संख्या दर से या मृत्यु दर से? देखिए, दोनों भी आवश्यक है, मगर खास करके हमारी दृष्टि मृत्यु के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो संक्रमित होते हैं उनके ऊपर कोविड का कोई बुरा असर नहीं होता। कईयों में पता भी नहीं चलता उनको कि कोविड हुआ है, वो कुछ जांच करने पे ही पता चलता है। और कईयों में बहुत ही माइल्ड, बहुत ही मामूली सा बीमारी होती है। खास करके उम्र के हिसाब से जो लोग 60 साल के नीचे हैं उनके ऊपर कोविड का असर कुछ कम ही होता है, अगर उनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो तो केवल केसेस का संख्या देखने से हमें लगता है कि बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है इस देश में, मगर अगर उसका असर मृत्यु पर नहीं पड़ता तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। हमें खास करके मृत्यु के ऊपर दृष्टि इसलिए लगानी चाहिए कि हमारा पूरा कोशिश होनी चाहिए कि बीमारी को रोके भी, अगर बीमारी हो तो उसका सही पहचान और सही इलाज भी हो। अगर हम मृत्यु का हम माप लें तो डेथ काउंट जो कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो पता चलता है कि एक तो बीमारी का रोकथाम में कितना हम कृषि जो कर रहे हैं वो कितना सफल हो रहे हैं हम, और बीमारी के पहचान के बाद में जो इलाज कर रहे हैं तो उसमें कितना सफल हो रहे हैं। तो दोनों का सम्मिलित रूप हमें मिलता है इस आंकड़े से। डॉक्टर रेड्डी, क्या हम लोग जब 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं और हमें लगभग 60 दिन से हम लोग लॉकडाउन में हैं, 58 डेज तो हो ही चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी हम कोविड की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं या अभी हमें आगे इसमें और बढ़ोतरी दिखेगी? मेरे विचार में तो ये लगता है कि केसेस बढ़ेंगे ही। एक कारण ये है कि हम ज्यादा टेस्टिंग भी कर रहे हैं, और जब हम टेस्ट काफी मात्रा में बढ़ाते हैं तो नए केसेस का पहचान होने में कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं। तो केसेस की संख्या तो बढ़ेगी, मगर हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। अगर हम केसेस और टेस्ट का संख्या जोड़ करके देखें, रोज हम कितने नए टेस्ट कर रहे हैं और उनमें से कितने नए केसेस निकल रहे हैं, तो वो संख्या से हमें पता चलता है कि बीमारी किस दिशा में चल रही है और किस गति से चल रही है। और दूसरा बात यह है कि जो जैसा मैंने पहले बताया, मृत्यु का भी संख्या देखना जरूरी है, क्योंकि अगर केसेस का संख्या बढ़े भी तो अगर उनमें कई सारे ऐसे हो घातक नहीं है और कई कम लोगों में ही मृत्यु होता है तो उतना हमें चिंताजनक बात नहीं होगी हमारे लिए। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि केसेस का संख्या बढ़ रही है, तो उसके ऊपर भी तो नजर रखना चाहिए, मगर सारे पुराने केसेस को मिला के नहीं, मगर नए कितने रोज जांच हो रहे हैं और उनमें से कितने नए केसेस निकल रहे हैं, तो उसके नाप से हमें ठीक पता चलेगा कि बीमारी किस गति से चल रही है और किस दिशा में मुड़ रही है। एक सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, रोज की इमेजेस हैं ये कि लाखों श्रमिक प्रवासी शहरों को छोड़ करके अपने गांव वापस जा रहे हैं, और जब वो घर भी पहुंच रहे हैं तो ये मालूम नहीं कि जहां वो जा रहे हैं वो अब गांव सुरक्षित होंगे कि नहीं, ये संक्रमित हैं या नहीं, और इनकी टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं वो गांवों में उपलब्ध होंगी कि नहीं।
तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो इनको पहले ही नहीं रोकना चाहिए था। जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ तो उनको पूरी तरह मदद करनी चाहिए थी घर वापस जाने में, क्योंकि तब तक बहुत ही कम आशंका थी कि ये संक्रमित हुए होंगे। क्योंकि जो विदेश से वापस लौटने वाले जो यात्रिक हैं या उनके घर वाले हैं या उनके पहचान वाले हैं, उनसे संपर्क होने का इन मजदूरों का कोई बहुत ही कम भी संभावना थी, क्योंकि जहां पे इनका निवास होता था, जिन जगहों पे ये काम करते थे, तो वहां पे इस प्रकार का मिलन होने का कोई संभावना नहीं थी। मगर कई हफ्तों से अब शहर में बंद रहने के बाद ये जरूरी खतरा है। ये तो हो सकता है कि उनको वायरस संक्रमित हुआ होगा कुछ लोगों को। जब ये वापस जाएंगे, वो खतरा टालने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो उनके गांव के आसपास या गांव के अंदर अगर कोई जगह हो जहां पे इनको क्वारंटाइन किया जा सकता है, और क्वारंटाइन में ये देखा जाएगा कि किन किन लोगों को बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं, उनका टेस्टिंग करना आवश्यक है, तो टेस्टिंग का भी प्रबंध किया जा सकता है। और 14 दिन का जो क्वारंटाइन है, अगर उसमें कोई बीमारी का लक्षण नहीं निकला और बिल्कुल ठीक ठाक रहे, तो वो उनको स्वागत करना चाहिए, गांव के समुदाय में फिर जोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको कोई शख्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि ये लोग ये वायरस साथ लेके आए हैं, हम सबको ये वायरस का बीमारी लगा देंगे। क्योंकि अगर उनका टेस्टिंग ये ट्रेन चढ़ने के पहले, ट्रेन उतरने के बाद हो रहा है, मतलब कम से कम उनके सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि बीमारी के लक्षण है या नहीं, और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जा रहा है, और उसके बाद में वो बिल्कुल साफ निकले, तो उनको बिल्कुल दिल खोल के स्वागत करनी चाहिए। जैसा कि मैं मिसाल देता हूं, श्री राम जी जब 14 साल का वनवास पूरा खत्म करके अयोध्या लौटे, तो उनका जिस प्रकार से अयोध्या ने स्वागत किया, उसी प्रकार गांव में वो समुदाय जिनके ये भी हिस्सेदार हैं, उनको इसी प्रकार के दिल खोल के उनका स्वागत करना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर रेड्डी, कि जिस तरीके से राम जी का 14 साल के वनवास के बाद घर लौटने पे सेलिब्रेशंस हुए थे, उसी तरीके से हमें भी अपने जो हमारे घर वाले हैं जो कि क्वारंटीन के बाद घर लौटते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें एक बारी फिर इंटीग्रेट करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हो रही हैं और लोगों को घर में नहीं घुसना दे रहे हैं। वो लोग कभी पेड़ों पे घर बना रहे हैं, कभी कहीं बस रहे हैं। तो ये जो घर वालों को क्या डर है इस बात का, या आस पड़ोस के लोग इतने फियरफुल क्यों हैं कि ये लोग वायरस लेकर के आ रहे हैं, तो इन गलत फहमियों को हम लोग किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? हमने ये रूप दिखाया ये बीमारी का सबको कि ये बहुत भयानक बीमारी है और कई सारे लोगों की मृत्यु होती है, और बिल्कुल कोई नजदीक भी आसपास भी मंडराए तो फिर उनसे हमें संक्रमित होगा ये बीमारी, और हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो जिन देशों में भी ये काफी बीमारी का प्रभाव देख चुके हैं हम, वहां पे भी 4 या 5% लोगों में ही ये वायरस का संपर्क हुआ है। तो कई लोग ये जो घर लौट रहे हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे जिनमें ये वायरस का संपर्क हुआ होगा। और दूसरी बात, अगर संपर्क हुआ भी होगा और कुछ लोग संक्रमण होगा उनसे दूसरे लोगों को, तो ये खतरा भी नहीं है कि सब में मौत होगा या बहुत ज्यादा लोगों में मौत होगा। बहुत ही कम लोगों में बहुत ही सीरियस बीमारी होगी और उनमें से भी कुछ ही लोगों को मृत्यु होगी। और खास करके हमारे देश में ये देखा जाता है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं, तो उनमें भी बहुत ही कम लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसलिए ये बीमारी का जो तस्वीर हमारे दिल में उतरा है और ये काफी भय का महसूस कर रहे हैं लोग, तो ये गलतफहमी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये बीमारी भी एक तो बहुत तेज फैलने वाली बीमारी तो है, इसीलिए हमें तो सारे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मगर सारी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर भी ये बीमारी से इतना
डरने की आवश्यकता नहीं है हम दूसरे व्यक्ति को एक हमारे लिए खतरा मान के चलें और उनके ऊपर हम घृणा व्यक्त करें। तो डॉक्टर रेड्डी, वो क्या 3-4 चीजें हमें करनी चाहिए अपने को इस संक्रमण से रोकने के लिए, खास तौर पे जब ये भारी संख्या में लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लंबे लंबे यात्राएं सफर तय करके जा रहे हैं, तो हमें अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पहली बात है क्योंकि शहरी इलाके के मुकाबले में गांव में ये वायरस कम फैलता है, ये देखा गया है। क्योंकि शहरी इलाके में लोग बहुत ज्यादा दूर चलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। हम जो कहते हैं कि ये ट्रैवल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो ये मोबिलिटी जो जब ज्यादा होता है तो वायरस भी बहुत आसानी से फैलता है। क्योंकि गांव में मोबिलिटी कम होती है तो वायरस का फैलना भी बहुत कम होता है, उसका गति भी बहुत धीमी हो जाती है। मगर हर एक आदमी को शहर में हो या गांव में हो, बस ये तो ध्यान देना चाहिए कि जित हद तक हो सके दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर का फासला रखें, ताकि अगर कोई खांसे तो उनके खांसी से कोई इस प्रकार का थूक के बिंदु उनके मुंह से हमारे ऊपर ना आए, खास करके हमारे मुंह के ऊपर नहीं आए। और क्योंकि ये वायरस का प्रवेश करने के 3 द्वार होते हैं, एक तो हमारा नाक, दूसरा हमारा मुंह और तीसरा हमारे आंख। और अगर हम मास्क पहन लें, कुछ महीनों तक पहनना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा थूक और किसी के ऊपर ना गिरे और उनका थूक हमारे ऊपर भी गिरे तो हमारे चेहरे के अंदर इस प्रकार के प्रवेश द्वार से हमारे पूरा शरीर के अंदर आए। क्योंकि खास करके नाक और मुंह को ढकना बिल्कुल आवश्यक है। हो सके तो आंखों को भी एक स्पेक्टिकल्स द्वारा, ऐनक द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंखों द्वारा भी ये वायरस अंदर आ सकता है। मगर ये 2 मीटर का फासला रखने से और खास करके मुंह के प्रवेश द्वार को हम वहां पे कपड़े से ढक के इस प्रकार के थूक से बचने के लिए, और हमारा थूक और किसी के पास नहीं चला जाए उसके लिए भी ये मास्क काम करेगा। और तीसरी बात जो है कि हमारे हाथ अक्सर पानी के साथ और साबुन के साथ साफ करें, क्योंकि पानी तो चलेगा, साबुन हो सके तो अच्छी बात है, मगर कम से कम पानी के साथ साफ कीजिए 20 या 30 सेकंड तक, मतलब एक आधे मिनट तक। क्योंकि हम किसी चीज को छुए और उसके ऊपर ये वायरस आके बैठा हुआ है तो फिर वो हमारे हाथ लगेगा और वहां से हमारे मुंह के अंदर जा सकता है, हमारे नाक के अंदर जा सकता है जब हमारे मुंह को हम कोई हाथ से छूते हैं। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम बार बार हाथ को साफ रखें और मुंह को भी ये हाथ से छूने का आदत कम करें। तो इस प्रकार हम वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो द्वार हैं, वो द्वार को हम बंद रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये अभी जब हम लोग लॉकडाउन 4 के फेज में हैं और सरकार ने काफी रियायतें दी हैं, देखा गया है कि और देशों में लॉकडाउन तभी खुला है जब फ्लैटन हो गया है और संख्याएं कम हो रही हैं कोविड की केसेस की, और मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। लेकिन अभी हमारे देश में, जैसा आपने कहा कि केसेस और बढ़ भी सकते हैं, लोगों का मूवमेंट भी चालू है, तो क्या हमें ये 3-4 चीजें जो आपने बताई वो करने से क्या हम इस महामारी के प्रसार को रोक सकेंगे? ये बिल्कुल रोकना आवश्यक है हमें, और ये शासन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दूसरे देशों में भी ये पाया गया है कि जहां पे ये शासन इस्तेमाल करने में देरी हुई है तो वहां पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और जिन देशों में जल्द से जल्दी ये साधन का इस्तेमाल करना शुरू किया था लोगों ने, तो वहां पे काफी जल्दी में ये बीमारी काबू में आ गया था और उसका बुरा प्रभाव तो ज्यादा नहीं पड़ा था ऐसे देशों में। तो हमें भी ये सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी गति थोड़ी धीमी सी चल रही है यहाँ पे दूसरे देशों के मुकाबले में। कुछ देशों में, जैसा पश्चिमी देशों में है, ये बीमारी एकदम विस्फोट जैसा उभर आया और कई लोगों की जान ले ली। हमारे यहाँ ये बीमारी की जो गति है काफी धीमी है, इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु काफी कम है। और उस गति को हमें धीमी ही रखनी चाहिए, बल्कि हमें
बस केसेस के बढ़ते हुए संख्या के ऊपर हमें इस प्रकार का कोई परेशानी व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केसेस जब बढ़ने पर भी अगर बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं हो रही है और मृत्यु का संख्या भी काबू में है, तो मतलब ये हल्का हल्का बीमारी बढ़ेगी मगर बहुत ज्यादा घातक नहीं साबित होगी हमारे भारत देश के लिए। तो ये सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है। तो अभी जो हमारा न्यू नॉर्मल होगा वो हमारा मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ और एनओको के साथ होगा, ऐसा हमें ये मान लेना चाहिए। तो ग्लव्स हर एक के लिए आवश्यक नहीं है, मुश्किल भी है। ग्लव्स के साथ खाना तो नहीं खा सकते, मास्क भी खाने के वक्त तो निकालना पड़ेगा, मगर हाथ साफ रखने से हर बार ग्लव्स पहनने की आवश्यकता नहीं है। मगर क्योंकि मैंने जैसा बताया, हमारे शरीर में प्रवेश करने के 3 द्वार हैं, एक तो नाक, दूसरा मुंह और तीसरा आंख। तो जिस हद तक हमारे मुंह को हम बचा सकते हैं और हाथों को साफ रख के, और जब मुंह को छूते भी हैं वो हाथ साफ हो, तो तब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मगर ग्लव्स पहन सके तो पहन लीजिए, मगर उसकी एकदम आवश्यकता नहीं है जितना मास्क की है। डॉक्टर साहब, आपने हाल ही में एक लेख लिखा था नर्सों की भूमिका के ऊपर। वैसे तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के बारे में हम सभी अब ज्यादा वाकिफ हैं और हम लोग उनके भूमिका को हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा समझने लगे हैं और उनकी जो मुसीबतें हैं उससे हम लोग ज्यादा एम्पैथेटिक हो गए हैं। तो ये जो आपने नर्सों की भूमिका की बात की थी, इसका कारण क्या था? हर स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सेस की बहुत अहम भूमिका होती है, हालांकि उनका पहचान कुछ कम होती है, डॉक्टर लोगों का पहचान ज्यादा होता है। मगर या तो प्राथमिक सेवाएं ले लीजिए जहां पे नर्सेस टीकाकरण के लिए आ जाती हैं, या जो बच्चे के पैदाइश के टाइम में नर्सेस रहना आवश्यक है और उनके हाथों द्वारा ही कई शिशुओं का जन्म होता है। और बाकी चीजें भी ले लीजिए, अस्पतालों में ब्लड प्रेशर नापने के लिए, डायबिटीज का टेस्टिंग करने के लिए, और किसी प्रकार का दवाई जो इलाज डॉक्टर साहब ने बताया तो वो देने के लिए ठीक टाइम, समय में, ठीक मात्रा में, ये सारी चीजों के लिए, और कोई घायल व्यक्ति का ड्रेसिंग करने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए नर्सेस का इतना भूमिका महत्वपूर्ण है अस्पतालों में भी और प्राथमिक सेवा के क्षेत्र में भी। तो वो भूमिका कितना अहम है वो बताने के लिए मैंने वो लेख लिखा था। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में हर कर्मचारी का, डॉक्टर हो या नर्स हो या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो, आशा हो, हर एक का अपना अपना भूमिका होता है और हर एक का महत्व होता है। ये टीम वर्क है। हम अलग, ये डॉक्टर को अलग नहीं मान सकते, नर्स को अलग नहीं मान सकते और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को अलग नहीं मान सकते, या लैब टेक्नीशियन को अलग नहीं मान सकते। एक क्रिकेट टीम का उदाहरण देता हूं मैं। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हर एक का अपना अपना भूमिका होता है, और जब सभी अच्छे खेलते हैं, मिलके खेलते हैं और एक ही लक्ष्य के साथ खेलते हैं, तो तभी तो टीम विजयी होता है। तो इसी प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था में भी अलग अलग कर्मचारी अपने अपने भूमिका को अदा करनी चाहिए। मगर नर्सेस का खास करके हमने इसलिए कहा है, इस लेख में उनका प्रस्ताव किया है, क्योंकि ये साल जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर रहा है, उसको एक रूप देने में और उसको एक लक्ष्य देने में और उसको एक पहचान देने में उनका जो भूमिका रही है, उनका जन्म 200 साल पहले हुआ था। और इसीलिए और मई 12 तारीख जो है वो भी वर्ल्ड नर्सिंग डे माना जाता है, क्योंकि वो उनका जन्मदिन है। तो उस अवसर पे मैंने ये लेख लिखा था नर्सेस के बारे में खास करके। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हर कर्मचारी का भी अपना अहम भूमिका होती है, मगर नर्सेस का भूमिका के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को इतना पता नहीं है, और उनका जितना सत्कार होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए, वो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये लेख लिखा ताकि लोगों को जागरूक कर सकूं उनके भूमिका के बारे में। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोगों की इच्छा भी होती है कि वो नर्सिंग का कोर्स करें, लेकिन ये सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग को क्या कदम लेने चाहिए, डॉक्टर रेड्डी? हमारे देश में कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं
और कई पिछले कुछ सालों में काफी कुछ उभर आए हैं। हर एक में क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और संख्या में भी कुछ फर्क है। ये दक्षिण राज्यों में जो है वहां पे आधे से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस वहीं पे है और उत्तर भारत में और मध्य भारत में और दूसरी ऐसी जगहों में जहां पे हमारे वैद्य व्यवस्था अभी उतना कुछ कमजोर है। महिलाओं की अपेक्षा है तो वो नर्सेस क्यों बनना चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे देश में कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं और खास करके पिछले कुछ सालों में काफी उभर आए हैं। फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों में काफी नर्सिंग कॉलेजेस हैं और आधे से ज्यादा वहीं पे है। मध्य भारत में और उत्तर भारत में जहां पे होनी चाहिए उस संख्या में नहीं है। तो ये नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या भी हम ठीक से बढ़ानी चाहिए और खास करके उन राज्यों में और उन जिलों में जहां पे ये नर्सिंग कॉलेजेस ज्यादा है नहीं। नर्सिंग के विषय में हमें ये देखना चाहिए कि नर्सिंग कॉलेजेस पूरे देश में कितने हैं और किस संख्या में है और कहां पे मौजूद है। दक्षिण राज्यों में काफी सारे नर्सिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं और आधे से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस वहीं पे हैं। मगर जहां पे जिस मात्रा में होनी चाहिए मध्य भारत में और उत्तर भारत में नर्सिंग कॉलेजेस की कमी है। तो ये आवश्यक है कि हम ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस खोलें, खास करके जिला अस्पताल के साथ जोड़ के, जहां पे उनकी काफी अच्छी तरह ट्रेनिंग हो सकती है और जिला अस्पतालों का स्तर भी बढ़ सकता है इस प्रकार का नर्सिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज जोड़ने से। मगर दूसरी बात यह है कि अगर मौका भी मिले, कितने लोग हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों से अपने बेटियों को नर्सिंग में भेजना चाहते हैं, क्योंकि नर्सिंग का तस्वीर जो उनके मन में होता है कुछ ऐसा होता है कि ये प्रोफेशन उतना अच्छी प्रोफेशन नहीं है और एक तो वेतन कम है और दूसरा उनको लगता है कि लड़कियों के इस प्रकार के जनसंपर्क के प्रोफेशन में नहीं जानी चाहिए और उनके मन में नर्सिंग के बारे में कोई खास आदर नहीं होता। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि नर्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इज्जतदार प्रोफेशन है और जो हमारे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की में जो सेवाएं आवश्यक है वो सारों में नर्सिंग का एक भूमिका होती है जो हम पहचानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। और बाहरी मुल्कों में नर्सेस का बहुत ही ज्यादा आदर होता है और इसीलिए केवल जरूरत के वजह से नहीं, हमारे नर्सेस खाली वेतन के लिए नहीं, वो इज्जत के लिए भी बाहरी देशों को जाना पसंद करते हैं। मगर हम अगर उनको ठीक तरीके से इज्जत बख्शें, उनका तनख्वाह बढ़ाएं और उनका भूमिका ठीक से पहचानें और हम ये जान लें कि वो हमारे लिए कितने सेवाएं पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो चाहे बड़ा अस्पताल हो, उसको चलाने में नर्सेस कितने आवश्यक हैं। तो अगर हम ये सारी चीजें जान लें तो उनको हम बहुत दूसरे नजरिए से देखते हैं और उनको काफी इज्जत देंगे। तो इसीलिए एक तो उनको नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ा के एक मौका भी देनी चाहिए इस प्रकार के शिक्षा पाने के लिए, और दूसरा हमारा नजरिया भी बदलना चाहिए कि एक नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है, बहुत ही आवश्यक प्रोफेशन है और उनको एक देवी के रूप में भी देख सकते हैं अगर आप चाहे तो, क्योंकि वो हमारे लिए जितने सेवाएं करती है, इतने जो हमारे लाभ पहुंचाती है हमारे लिए, तो एक देवी है एक नर्स। तो आप उस प्रकार का अगर उनके रूप में देखेंगे, वो भावना से चलेंगे, तो कोई भी अपने बेटियों को नर्सिंग कॉलेज में जाने से रोकेंगे नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि